एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू और इज इक्वल टू बच्चों एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर, पहले एक दो सवाल को बहुत आराम से ठंडे दिमाग से समझेंगे, उसके बाद थोड़ी तेज स्पीड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, लीजेंडर्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज या सबसेट इक्वेशन क्या होती है मेरे भाई? लीजेंडर भी लिख देते हैं, लैग्रांजेस भी लिख देते हैं, लैग्रांजे लिखते हैं, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, या लैग्रांजे सबसेट जो मतलब dx बटे एक्स जेड, ये क्या लिखा हुआ था, कैपिटल पी लिखा हुआ था, इज इक्वल टू dy बटे क्यू का कोएफिशिएंट, ये क्यू लिखा हुआ था कितना है y से, और dr बटे क्या लिखते हैं, ये यहाँ जनरल फॉर्म में r लिखा हुआ था। बन गया जी सवाल आपका 6.2 मिनट के बाद। अब आपको करना क्या होता है, जरा एक बार नया काम है, 2 मिनट इंतजार करिए। तो बस ये ध्यान रखें कि आपको दो कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? दो कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें कितने सारे नियम हैं। एक तो कभी कभी हो जाता है कि डायरेक्ट टर्म ले लिए जाते हैं, पहला दूसरा ले लो, पहला तीसरा ले लो, या दूसरा तीसरा ले लो, वो दोनों कांस्टेंट इस मेथड से निकल आते हैं। कभी कभी एक कांस्टेंट इस मेथड से निकलता है, दूसरा कांस्टेंट निकालने के लिए हमें मल्टीप्लायर सेलेक्ट करने पड़ते हैं। मल्टीप्लायर कैसे सेलेक्ट करते हैं, जब सवाल आएगा तब बताऊंगा। अभी फिलहाल जो सवाल आपके सामने उसे देखिए। आप ये देखने की कोशिश करें कि आपके पास 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स में से कोई भी 2 टर्म लेकर आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ये देखिए, यदि मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म लेता हूं तो z से z कैंसिल हो जाएगा, dx बटे x और dy बटे y इंटीग्रेट हो जाएगा। फिलहाल इसी को करते हैं, टेक इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स, दोनों टर्म लेने पर फर्स्ट क्या प्राप्त हो रहा है, dx बटे xz और dy बटे y, z से z कैंसिल, dx बटे x और dy बटे y इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेटिंग जब आप मेरे भाइयों इंटीग्रेट करोगे तो इसका क्या होगा, log x, इसका क्या होगा प्लस कोई कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को आप इधर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, log x माइनस log y इज इक्वल टू log c1। जरा देखना फॉर्मूला से ये log x बटे y हो जाएगा, log m माइनस log n के फॉर्मूला से log c1, तो c1 इज इक्वल टू x बटे y हो जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आप देखिए जरा कोई दूसरा कांस्टेंट भी इसी तरीके से मिल सकता है क्या? दूसरा तीसरा टर्म देखिए या पहला तीसरा देखिए, सेकंड और थर्ड देखते हैं, y से y कट जाएगा, तो ये z तो इधर कौन जाएगा। बच्चों यहाँ एक चीज गलत लिख दी आपने, ध्यान नहीं दिलवाया, dz लिखते हैं, dz बटे r लिखते हैं, क्या लिखते हैं, dx बटे dy बटे dz बटे, ये p होता है या q होता है कैपिटल या r होता है, गलती से कैपिटल r लिख दिया था। तो देखिए जब हम इस और इस टर्म को लिखते हैं तो y से y कट जाएगा, z तो इधर चला जाएगा, लेकिन ये x y के साथ जाएगा तो बैलेंस सेपरेट थोड़ी है, हो जाएगा सवाल यहाँ से। थोड़ी कुछ कंडीशन का यूज करना पड़ेगा, पहले देख लो वो कंडीशन यूज ही ना करनी पड़े, डायरेक्ट मिल जाए। अब आप फर्स्ट और थर्ड देखें तो x से x कट जाएगा, z dz की तरफ पहुंच जाएगा, y dx के साथ पहुंचेगा। कहने का मतलब कंडीशन यूज करनी ही पड़ेगी। तो देखिए जरा सेकंड और थर्ड देख सकते हैं आप, टेक इन सेकंड एंड थर्ड टर्म्स, ये टर्म हमने लिए तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा बच्चों, dy ओवर बाई जेड
इज इक्वल टू डी जेड ओवर एक्स वाई, बाई से वाई कैंसिल, एक्स डी वाई इज इक्वल टू जेड डी जेड। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिए, ये तो सही है सेपरेट वैल्यू, ये नहीं, तो यहाँ डी वाई अर्थात वाई का टर्म लाना है, एक्स खत्म करना है। एक आपके पास इक्वेशन ये बन चुकी है, यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं वाई के टर्म में। तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स का मान यहाँ से c1y इज इक्वल टू जेड डी जेड, और यहाँ क्या लिखेंगे आप, यूजिंग फर्स्ट नहीं सेकंड। तो बच्चों अब यहाँ आप लिख दोगे इंटीग्रेट लिखोगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज करेगा c1 बाई स्क्वायर बटे 2 और इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बटे 2। और एक बात आप जानते हैं, जिस रूप में हमारे टर्म होते हैं उसी रूप में हम कांस्टेंट को जोड़ने की कोशिश करते हैं, समझ में आया? तो क्या लिख दिया मैंने, c1 यहां से गायब करना है, c1 एलिमिनेट करना है। तो c1 की वैल्यू क्या थी, x अपॉन y थी, x अपॉन y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2 लिख दिया, या c स्क्वायर और 2 लिख दो, क्योंकि आंसर में हमें एक ही चीज यूज करनी है, एक सा कांस्टेंट यूज करना है। टर्म देखो अभी y से y खत्म, तो क्या हो गया एक्स वाई बटे 2 हो गई ना अलग अलग फॉर्म, और इज इक्वल टू क्या जेड स्क्वायर बटे 2, और ये क्या c2। तो यहाँ से c2 का मान दूसरा कांस्टेंट लिखना है हमें। और अगर आप लिखना ही चाहते हैं इस रूप में, तो c2 स्क्वायर बटे 2, c2 स्क्वायर बटे 2 और c2 स्क्वायर बटे 2, बटे में से 2 खत्म हो जाएगा, बटे में से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना c2 स्क्वायर। लेकिन है तो ये भी कांस्टेंट ही, अब इसको किसी भी कांस्टेंट से डिनोट कर दो, स्क्वायर खत्म करके c1 डैश से कर दो, या c डैश से कर दो, या c2 डैश से कर दो, जिससे आप चाहें उससे कर दो। तो अब आप सब विद्यार्थी एक बात बताएं, हमने क्या बताया था कि आपको दो कांस्टेंट फाइंड करने, किसी भी तरीके से फाइंड करने हैं। चलो दो कांस्टेंट मिल गए, तो आप क्या लिख सकते हैं, कंबाइनिंग सेकंड एंड थर्ड वी हैव, हम रखते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। देखो दो तरीके से आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, c1, c2, जो दूसरा कांस्टेंट है आपका, एक तो c1 है और दूसरा हमारा c1 डैश माना है, इज इक्वल टू 0। या तो ऐसे लिख सकते हैं, ये फंक्शन कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि c1 और c2 को कनेक्ट करने वाला जो फंक्शन होगा वो इसका सॉल्यूशन होता है लैग्रांज सबसेट इक्वेशन में। तो या तो f लिख दो, या फाई लिख दो, या g लिख दो, या साई, जो लिखना वो लिख दो। एक तो तरीका ये आंसर लिखने का, दूसरा तरीका c1 इज इक्वल टू f c1 डैश, ये तरीका है। आगे पीछे घुमा सकते हो, या c1 डैश लिख सकते हो, या c1 लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। तो अब यह मान और लिखने हैं आपको, c1 का मान कितना आया है x बटे y, और c1 डैश कितना है एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या c1 कितना है एक्स बटे वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई माइनस, और बच्चों बिल्कुल इसको ना लिखना चाहो तो खाली ये भी लिख सकते हो, कंबाइन सेकंड एंड थर्ड वी गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। दोनों को कंबाइन करके हम दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब ध्यान सुनिए, ये बहुत बीमारी होती बच्चों में आंसर मिलाने की, आंसर मत मिलाना। इस सवाल का भी आंसर एक से ज्यादा पॉसिबल है। कैसे देखो, जरूरी है मैं c1 बराबर एफ c1 डैश लिखूं, मैं c1 डैश बराबर एफ सी लिख सकता हूं, चेंज तो फॉर्म होगी ना। जरूरी है
कि मैं अब C1 C1 डैश इक्वल टू 0 लिखूं, मैं C1 डैश C1 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। और ये कांस्टेंट मैंने इधर ऐड किया है, जरूरी है मैं इधर ऐड कर लूं तो फिर x अपन y देगा, y अपन x आ जाएगा, आंसर तो यही मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मशक्कत करने के बाद, कैसे कि जब मैं इधर कांस्टेंट लिमिट करूंगा तो y बटे x आएगा, वो कांस्टेंट कुछ तो होगा, y बटे x इक्वल टू मैंने माना वो C1 ही है। अब इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं, 1 बटे C1 हो जाएगा, तो C1 की घात -1 कर सकता हूं मैं। अब बच्चों है तो ये अब भी कांस्टेंट, किसी दूसरे कांस्टेंट से डिनोट कर दो, लिख दो यहाँ C2, हो गया वही x बटे y का मान। इसलिए आपकी नजरों का फिर हुआ, केवल आंसर एक ही होगा, ठीक, फॉर्म अलग अलग हो सकती है बस। और सुनिए जरा, हम कहाँ क्या कह रहे थे, हमने यहाँ फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेकर किया है, सेकंड और थर्ड को लेकर दूसरा कांस्टेंट निकाला है। जरूरी है मैं सेकंड और थर्ड को लेकर निकालूं भाई, मैं तो फर्स्ट और थर्ड को भी लेकर निकाल सकता हूं, तो फिर से फॉर्म दूसरा आ जाएगा। इसलिए सिर्फ अपनी कैलकुलेशन चेक करना, अपने मेथड को चेक करना, आंसर मिलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आंसर हमने तो पहला और दूसरा लेकर पहला कांस्टेंट निकाला, दूसरा तीसरा लेकर दूसरा कांस्टेंट निकाला, कांस्टेंट निकालने तीन ही, कांस्टेंट पहले और तीसरे से भी निकल रहा हो तो, और किताब वाला पहले और तीसरे से निकाल रहा हो फिर। इसलिए आप सबसे एक बात कहना है, ये बार बार कहना है कि आंसर मत मिलाना, सिर्फ अपना मेथड चेक करना और अपनी कैलकुलेशन चेक करना। बहुत जल्दी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन बच्चों, इसमें जितने सवाल एक्सरसाइज में हैं, इसमें से आधे से ज्यादा 6.2 के एग्जाम्पलों में, इसलिए मेथड समझ लें शुरुआत में और फिर सवालों को छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें से देख लेंगे। एक्स स्क्वायर की प्लस वाई स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू कितना, जेड स्क्वायर। जरा देखिए बच्चों, वही काम करें, लैग्रांज सबसाइडरी इक्वेशन लिखें, लैग्रांज सब साइडरी इक्वेशन, सहायक इक्वेशन सब साइडरी दोनों, या ऑक्सिलरी इक्वेशन वो भी सहायक होती है। एच dx बटे p का कोएफिशिएंट कैपिटल P x स्क्वायर, dy बटे y स्क्वायर इस क्यू का कोएफिशिएंट, और dz बटे मेरे भाइयों z स्क्वायर। देखिए बहुत, ये सबसे ज्यादा आसान सवाल बन गया। पहला और दूसरा ले लो तो अभी कांस्टेंट निकल आएगा, दूसरा तीसरा ले लो तब भी कांस्टेंट निकल आएगा, पहला और तीसरा ले लो तब भी कांस्टेंट निकल आएगा। कैलकुलेशन सिंपल है। तो देखिए, लेकिन लेने तो आपको कोई से दो है, लेने तो कोई से दो है, इसलिए एक पहला और दूसरा, टेकन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, भाई देखना जरा, dx बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आयुष आज उदास कैसे हो तुम? लग रहे हो मुझे, तो बताना कैसे। अच्छा तो देखिए, अब आप कर दोगे बच्चों इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट मेरे भाइयों, इंटीग्रेट करेंगे तो x की घात -2 ऊपर पहुंचेगा, x की घात -2 का इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, x की पावर -1 बटे माइनस, अब y की पावर -2 ऊपर पहुंचेगा तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, y की पावर -1 बटे माइनस। तो कांस्टेंट भी इसी रूप में ही यूज करना है जिस रूप में ये आया है। तो कांस्टेंट भी बच्चों किस रूप में आप यूज कर सकते हैं, -c इनवर्स बटे कितना 1। अब इसको सबको थोड़ा सिंपलीफाई कर दीजिए, -1 बटे x माइनस का 1 बटे y और -1 बटे c बराबर ही बराबर प्लस, देखिए प्लस या माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस लिखना ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, माइनस लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में। अब माइनस कॉमन लेकर खत्म कर दो, आएगी वही चीज जो लॉग फिर क्या नहीं होगी,
1/x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/c। तो 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/c। तो y माइनस एक्स बटे कितना xy 1/c। तो मेरे बच्चों c की वैल्यू xy बटे y माइनस एक्स। अब एक बात का ध्यान से सुनना, अगर आंसर में ये x माइनस वाई हो तो अभी घबराना मत। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वो माइनस, और माइनस सी फिर से कांस्टेंट है उसको c1 मान लेना। ठीक, तो हम क्यों मिला उत्तर मारा से भैया, हम इतना ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन ना ले रहे, इधर ना भेज रहे, इतना ही छोड़ रहे हैं। तो ये सी लिखें, c1 लिखें, c डैश लिखें, जो आपको लिखना वो लिखें। एक कांस्टेंट की वैल्यू आपकी मिल गई, इसको मान लें 1, अभी मानी तो नहीं है। दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू भी बच्चों देखो, जब टर्म 1 से तो इसी रूप में मिल जाएगी। सेकंड और थर्ड ले लो, सेकंड एंड थर्ड टर्म्स। सेकंड और थर्ड टर्म जब आप लोगे तो dy बटे बाई स्क्वायर और dz बटे कितना z। क्या आप सब सहमत हैं? मैं डायरेक्ट लिख दूं, देखो इसी तरीके का तो है, बस x के स्थान पर y, z के स्थान पर z। तो क्या लिखोगे? सिमिलरली एवं बिल्कुल ऊपर की तरह इंटीग्रेट करते हैं एंड वी गेट, और हम प्राप्त करते हैं। इसका इंटीग्रेट करते हैं और हम प्राप्त करते हैं। तो बच्चों देखिए हम क्या प्राप्त करेंगे। देखिए c तो यहाँ है, हम इसमें c1 से नोट किए दे रहे हैं, तो c1 हो जाएगा बाई z और बटे कितना बच्चों z माइनस y। तो आप आंसर क्या लिखोगे? इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, लिखोगे कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और गिवन इक्वेशन कौन सी है? PDE है। कितना है बच्चों? f c c1 इक्वल टू 0 f c1 c की वैल्यू कितनी है? xy बटे y माइनस एक्स, और c1 की yz बटे z माइनस y इक्वल टू 0। या तो ऐसे लिखो और या फिर ऐसे लिख दो c इक्वल टू f c1, c की वैल्यू xy बटे y माइनस एक्स इज इक्वल टू f yz बटे z माइनस y। ऐसे ये लिख सकते हैं आंसर में, या फिर ये लिख सकते हैं आंसर। बच्चों देखो इसमें आंसर की कोई लिमिट नहीं है, हमने ये सॉल्व करके लिखा है आंसर में। देखिए तो हमने ये सॉल्व करके लिखा है, बुक में आंसर में बस कितना छोड़ रखा है 1/x माइनस 1/y, और कॉमा जो दूसरा 1/, मतलब इसी फॉर्म में इसका लिखा है। तो आंसर की कोई लिमिट नहीं है, कहाँ पे लिखना है आपको आंसर। हमने मैक्सिमम सॉल्व किया है लेकिन इतना पता है। और कौन सी इक्वेशन बच्चों? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल। ये जो है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल, भाई क्या बात है, तीनों की बातें बंद नहीं होंगी तुम्हारी। इन दोनों एक्सरसाइज में एक ही चीज का अंतर है, आप ये पहचान लेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर पहचानना है कि ये लीनियर है या नॉन है। नॉन लीनियर है तो आप यही मेथड यूज करोगे। देखने में इक्वेशन एक सी लगेंगी दोनों, इस अभ्यास की और उसकी। पावर देखकर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव की देखकर पता करनी है कि लीनियर है ना। चेक करो, अभी करवाता हूं चेक। p माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना? z बटे x माइनस y। तो जरा देखिए क्या फॉर्म बताई थी आपको, इसलिए जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जो कल नहीं आए थे, कल की क्लास नहीं की थी, आपको
जो सेकंड वीडियो मिली होगी वो जरूर अनिवार्य रूप से पढ़नी है, उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, बिना उसके आप पहचान नहीं पाएंगे। देखिए डेफिनेशन बताई थी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कि डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव टर्म 1 डिग्री के होने चाहिए अगर लीनियर है तो। डिपेंडेंट वेरिएबल बच्चों z क्या है, क्या डिग्री है, 1। p और q, p की वैल्यू क्या बता रखी है आपको मैंने, डेल z ओवर डेल x, और q की डेल z ओवर डेल y, तो ये भी डेरिवेटिव टर्म है। कितनी डिग्री है, 1। या ऐसा देख लो कितनी डिग्री है, 1। तो डेरिवेटिव टर्म अर्थात इनकी डिग्री है और डिपेंडेंट वेरिएबल z की डिग्री है, इसलिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसी, लीनियर। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड कौन सा अप्लाई करना है, लैग्रांजे सबसॉइडरी मेथड। समझ में आ गया? तो क्या लिखोगे, लैग्रांजेस सबसॉइडरी इक्वेशन इज बच्चों dx बटे इस p का गुणांक। अगर इसके स्थान पर ये टर्म लिखे हो तो भी कंफ्यूज मत होना, p का मान ही डेल z ओवर डेल x होता है। तो बच्चों कोएफिशिएंट क्या है, 1। dy बटे q डैश का गुणांक कोएफिशिएंट -1, और मेरे भाई तो dz बटे ये r क्या है यहाँ, z बटे x माइनस y। अगली लाइन जब आप लिखोगे ये x माइनस वाई बटे z और dz बटे, नहीं dz ही रह जाएगा, x माइनस वाई बटे z इंटू dz। पर ऐसा ऊपर पहुंचाने से कोई फायदा तो है नहीं, हमें ऐसे ही रहने दो, इसको ऊपर पहुंचाकर कोई फायदा नहीं है। इसको जो भी तो r माना जाएगा, इसको p माना जाएगा, इसको q माना जाएगा, ऐसे ही रहने दीजिए। अब आपको दिखाई दे रहा है कि पहले इसे और इसे लेकर बहुत आसानी से कांस्टेंट निकलेगा। तो क्या लिखोगे, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, तो dx और इज इक्वल टू माइनस का dy। समझ रहे हो? नहीं जरूरी नहीं था माइनस यहाँ लिखना, आप माइनस यहाँ लिख सकते थे, ये हम स्वतंत्र है। इंटीग्रेटिंग, आप इंटीग्रेट करोगे और बच्चों इस dx का इंटीग्रेट क्या होगा, x हो जाएगा, और माइनस dy का y हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट यूज कर लो c1। हमें c1 की वैल्यू फाइंड करना हमारा उद्देश्य होता है, तो इस y को इधर बुला लेंगे हम। तो c1 बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। अब इसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब आपको देखना है एक और कांस्टेंट का मान निकालना है। अब वो कहां से निकालना है बच्चों, डायरेक्ट तो आप लिख नहीं सकते हो इसको इसके साथ या इसको इसके साथ, क्योंकि अगर इसको इसके साथ लिखते हो तो z के साथ रहेगा, इधर आ जाएगा x प्लस वाई, x एक्स्ट्रा में खाली dy है। ऐसे ही इसके साथ समस्या है, तो अगर इसे और इसे लेते हैं तो आपको x खत्म करना है, तो x का मान आप यहाँ से ना लिख सकते भाई के पदों में, तो क्या लिखोगे, पहला और तीसरा ले लें या दूसरा तीसरा ले लें, दूसरा और तीसरा। चलिए टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म लेने का, तो बच्चों क्या प्राप्त होगा, dy बटे माइनस 1 इज इक्वल टू dz बटे z बटे x माइनस y। इसको इधर ले गया मैं, x माइनस वाई और बटे माइनस 1 इंटू dy इज इक्वल टू dz बटे z। बच्चों माइनस में खत्म कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके ऊपर, तो y माइनस x dy dz बटे z। अब जरा आपको यहाँ से x एलिमिनेट करना, x गायब करना है, तो x की वैल्यू यहाँ से c1 माइनस y हो जाएगी, c1 माइनस y क्या dz बटे z। x माइनस y तो बटे में जाएगा, x माइनस y अपॉन में, एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, x माइनस y अपॉन में जाएगा, क्योंकि x माइनस y ऊपर जाएगा ऊपर से नीचे, बिल्कुल मैंने ध्यान नहीं दिया भाई इस बात पर।
बटे में आएगा ये। तो देखिए क्या लिखोगे इसको, dy बटे माइनस एक इक्वल टू एक्स माइनस वाई और dz बटे कितना z। अब इसको बटे में लिखोगे आप, dy बटे कितना नीचे माइनस की मल्टीप्लाई भी कर दी y माइनस एक्स। अब आपको यहाँ से x खत्म करना है, dy बटे y माइनस एक्स कितना है यहाँ से c1 माइनस y dz बटे z। यहाँ क्या लिखोगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करने पर चलिए इम्प्लाई करेगा dy बटे, देखिए माइनस माइनस प्लस 2y माइनस का c1 इज इक्वल टू dz बटे कितना z। अब आपको क्या करना है इसका, अब आपका इसकी इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का इंटीग्रेट करने पर। तो बच्चों इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसका, तो ये क्या हो जाएगा log 2y माइनस का c1 और ये 2 का क्या हो जाएगा आपका 1/2। यहाँ समझ गए हो गए इस चीज को। तो और देखिए ये log z प्लस कोई कांस्टेंट, एक कांस्टेंट c1 यूज किया अभी हमने, c2 का लिया, c1 का मान यहाँ से वापस करना है हमें, तो 1/2। बच्चों चाहे तो हम इस 1/2 को खत्म कर देंगे, खत्म कर रहे हैं 2y माइनस c1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से x प्लस y, और बच्चों ये क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ अंडर रूट लॉग। जानते हैं ये तो आप सब कि जब n यहाँ से आती है तो इस पावर पर पहुंच जाती है, उसका अंडर रूट में लिख दिया था आपको। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log z c2 लिख सकते हैं, log n प्लस log n का फॉर्मूला यूज करके log से log कैंसिल। देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस का हो जाएगा, तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा, और ये क्या z इंटू c2। अगर आप इस अंडर रूट को खत्म करना चाहते हैं तो स्क्वायर करो y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर c2 स्क्वायर। लेकिन आप अगर चाहें तो इसको केवल c2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि c2 स्क्वायर भी कांस्टेंट है और c2 डैश भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट आपको मिले। अब ध्यान सुनना, जरूर नहीं आंसर ये होगा, आंसर को अंडर रूट में छोड़ रखा होगा, c2 का मान निकालना हो, ठीक है जी। तो किसी भी रूप में हो सकता है, इसको आप क्या लिख देंगे सेकंड, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके वी गेट, हम प्राप्त करते हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। डायरेक्ट लिख दूंगा तो बच्चों में f c1 कॉमा c2 है, c1 की वैल्यू कितनी x प्लस वाई कॉमा y माइनस एक्स बटे जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। मेथड समझ में आ रहा है? अभी बिल्कुल सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये स्वयं करेंगे। अब आपको 8 में सवाल नंबर 8 में क्या है, वाई स्क्वायर जेड बटे एक्स इंटू पी प्लस जेड एक्स क्यूब और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखिए क्या लिखोगे, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx बटे वाई स्क्वायर जेड बटे एक्स dy बटे
जेड एक्स और डी जेड बटे वाई। तो जरा आप एक बार देखें कि पहला और तीसरा पद लेके मुझे बहुत आसानी से कैलकुलेशन दिखाई दे रही है। एक बार तो देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स इसके साथ पहुंच जाएगा, जेड इसके साथ कट जाएगा, सब वैल्यू। अभी दूसरा और देखें, दो निकालने ना हमें, कम से कम दूसरा ना भी निकला तो एक तो कम से कम निकल रहा है तो निकालना है, पर देख लेंगे। इसको लेके हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक्स आ जाएगा। हो सकता है एक्स जो रिलेशन पहला बन जाए उससे खत्म हो जाए, और डायरेक्ट चेक करते हैं पहले। इसको देखता हूँ तो जेड से जेड कटेगा, इससे और इससे भी हो जाएगा डायरेक्ट। पहले पहला और दूसरा ही टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स। देखो एक्स डी एक्स बटे वाई स्क्वायर जेड और डी वाई बटे क्या जेड एक्स। एक्स इधर पहुंचेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, जेड से जेड कैंसिल हो गए, वाई स्क्वायर इधर पहुंचेगा डी। अब आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो एक्स की पावर 3 बटे कितना 3 और वाई की पावर 3 बटे कितना 3। देखो कांस्टेंट इधर जोड़ दो या इधर जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से डिपेंडेंट वेरिएबल आप एक्स को भी बना सकते हैं, वाई को भी बना सकते हैं। तो हमने इधर लिख दिया, देखो जिस रूप में ये है उसी रूप में इधर को लिखा, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो एक बार, इधर से x की घात 3 माइनस y की घात 3 इक्वल टू c की घात 3। प्रॉब्लम तो नहीं कोई भी? अच्छा, जरूर नहीं कि हम c की घात 3 का मान लीजिए, इस c की घात 3 को कोई कांस्टेंट से यूज कर दें, c1 लिख दिया तो x की घात 3 माइनस। अब देखो जरूरी है कि x की घात 3 माइनस y की घात 3 लिखे। अगर मैं c की घात 3 और 3 को इधर लिख देता तो आंसर आता है y की घात 3 माइनस x की घात 3, तो वो तो यहाँ से भी आ सकता है। तीनों का डंडा बजाऊंगा, ध्यान रखना। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का, ये माइनस का, और ये माइनस C1 फिर से कांस्टेंट है, किसी और कांस्टेंट से डिनोट कर दो। क्लियर हो गया? हम आगे कुछ नहीं कर रहे, इतना ही छोड़ रहे। इसको हमने इक्वेशन मान लिया 1। अब मेरे बच्चों आप लिखेंगे पहला और तीसरा, समझा दिया क्यों। नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स, फर्स्ट और थर्ड टर्म का यूज करेंगे। देखें dx बटे वाई स्क्वायर जेड बटे एक्स इज इक्वल टू डी जेड बटे वाई स्क्वायर। एक्स ऊपर पहुंचा एक्स डी एक्स बटे बच्चों वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ जेड बचेगा, और ये क्या डी जेड, जेड उधर पहुंच जाएगी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जेड डी जेड। इंटीग्रेटिंग देखिए इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बटे 2 और प्लस कितना सी स्क्वायर बटे 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हमने किसी दूसरे वेरिएबल c2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या लिख दोगे, फर्स्ट ये सेकंड, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करने के बाद वी गेट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका बच्चों,
एक्स की घात 3 माइनस वाई घात 3 कोमा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और एफ ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 इज इक्वल टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसको इधर और इसको इधर, इसको इधर करके भी हम लिख सकते हैं। उतार लीजिए। हाँ, ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड पी पी आवाज नहीं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स क्यूब और इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए बच्चों, फॉर्म चेक कर लें। जेड हर जगह एक पावर का ही है, यहाँ बच्चों 2 पावर का है जेड, तो गलत तो नहीं लिख दिया मैंने कि P और Q दोनों फर्स्ट डेरिवेटिव के होने चाहिए। जेड हमारा स्क्वायर भी हो सकता है, 1 डिग्री का भी हो सकता है, वो लीनियर का स्पेशल केस बन जाता था, क्वासी लीनियर बन जाता था, है ना, तो मान लिया जाएगा। तो देखिए ध्यान से, क्या लिखोगे, लैग्रांजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज बच्चों dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इज इक्वल टू dy बटे वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू dz बटे जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। अब देखिए ध्यान से कि आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट सेकंड लेकर, सेकंड थर्ड लेकर, या फर्स्ट थर्ड लेकर कोई कांस्टेंट मिल सकता है या नहीं। अब सवाल बदल गया है। अगर हम इसे और इसे ले लें तो क्या हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? डायरेक्ट दिमाग लगाइए, बहुत टिपिकल कैलकुलेशन बैठ रही है। देखो, पहला चैप्टर का तो यूज होगा ही नहीं, ध्यान रखना किसी भी तरीके से यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, वहां 2 ही वेरिएबल तो थे स्टार्टिंग के सवाल में, एक्स और वाई बस। तो यहाँ है 3, इसलिए वहां पर नहीं पहुंचोगे आप। जब ही हो सकता है उस तरीके से जब आप 2 वेरिएबल में ही कर सकते हैं। अगर ये dx और dy है तो z खत्म हो जाए तो हो जाएगा उस तरीके से। z अगर खत्म नहीं हुआ तो नहीं हो सकता। इसे और इसे लेते हो तो ये dy dz x खत्म हो जाना चाहिए, इसे और इसे लेते हैं तो y खत्म हो जाना चाहिए। चलिए पहले इस पर विचार करें, क्या किसी तरीके से z खत्म हो रहा है, कॉमन वगैरह लेकर? नहीं हो रहा है। ऐसे ही इसको लेकर x खत्म नहीं हो रहा है, इसे और इसे लेकर y खत्म। फिर बच्चों अब मेथड चेंज हुए, अब मेथड क्या ही है, क्या एक तो मल्टीप्लायर देखते हैं हम, क्या देखते हैं, मल्टीप्लायर सेलेक्ट करते हैं। मल्टीप्लायर सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, किस प्रकार से मल्टीप्लायर सेलेक्ट किया जाता है? बच्चों मल्टीप्लायर 2 तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। एक तरीका तो ये कि मल्टीप्लायर आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए, देखो मल्टीप्लायर सेलेक्ट जो हम करते हैं उसकी मल्टीप्लाई इनमें भी करते हैं। माना 3 मल्टीप्लायर सेलेक्ट किए, ए बी सी, तो ए की मल्टीप्लाई इसमें, बी की इसमें, सी की इसमें, फिर ए की इसमें, बी की इसमें, सी की इसमें, फिर ऊपर के टर्मों को जोड़ते हैं, नीचे के टर्मों को जोड़ते हैं, नीचे का टर्म 0 हो जाना चाहिए, ऐसा मल्टीप्लायर सेलेक्ट करते हैं। ए 2 तरीके से करते हैं। एक कौन सा तरीका ये कि नीचे 0 आना चाहिए, तो बच्चों उसमें हम ये तीनों टर्म जो भी तो लिखते हैं, जो नया टर्म बनाते हैं वो यहाँ लिखते हैं। और क्या मैं एक सपोज कर रहा हूं कि हमने मल्टीप्लायर ए बी सी सेलेक्ट किए, तो उसको कैसे यूज करना है, ए डी एक्स बी डी वाई सी डी जेड, और बटे में ए ये वाला टर्म प्लस बी बीच वाला प्लस सी ये वाला, और नीचे वाला 0 वाला चाहिए। एक मल्टीप्लायर ऐसा सेलेक्ट किया जाता है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसको हम इनमें से किसी भी एक के साथ ले लेते हैं, किसी भी एक के साथ। क्यों करते हैं ऐसा कि मान के चलिए यहाँ सॉल्व करके 0 आ गया, इसको और इसको लिया, तो 0 की इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा 0।
ऐसे ही इसको इसके साथ लेकर इतने बराबर 0, फिर इसके साथ लेकर भी इतने बराबर 0, और इसका आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है और एक कांस्टेंट हमें मिल जाता है। एक तरीका ये होता है मल्टीप्लायर सेट करने का। दूसरा तरीका मल्टीप्लायर सेट करने का ये होता है कि अगर नीचे 0 ना आए कोई बात नहीं, लेकिन जो ऊपर टर्म है वो खत्म हो जाना चाहिए, उसको टी मान लो। नीचे कुछ ऐसा टर्म बन जाए कि इसको टी मान ले, ऊपर जो टर्म एक्स्ट्रा विराजमान है डिफरेंशिएट करके वो कैंसिल हो जाना चाहिए। एक ऐसा मल्टीप्लायर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ तो कोई टर्म है ही नहीं इनके ऊपर, किसी के भी ऊपर है कोई, तो ये दूसरा वाला तो मल्टीप्लायर सिलेक्ट नहीं करना। पहला मल्टीप्लायर सिलेक्ट करके देखिए क्या कोई मल्टीप्लायर सिलेक्ट हो रहा है। अगर मल्टीप्लायर कैसा भी सिलेक्ट नहीं होता तो फिर एक अलग मेथड है, उसको भी बताने जा रहा हूं। पहले मल्टीप्लायर चेक करके देखिए बच्चों, देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर वाई जेड, कहीं और एक्स स्क्वायर तो है नहीं जो कट जाए, प्लस करके या माइनस करके कोई मल्टीप्लायर सिलेक्ट करें। मान चलो यहाँ एक्स स्क्वायर होता है या माइनस वाई जेड होता, ठीक ऐसा ही कुछ यहाँ होता, माइनस एक से मल्टीप्लाई करके 2 से करके, तो ये कट जाता है। क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है कि ये कट सकता है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस वाई जेड बचेगा, या एक्स बाई जेड से करूं तो अभी कुछ नहीं हो रहा। कहने का मतलब इसमें मल्टीप्लायर सिलेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर तुम्हें दूसरा केस आता तो तुम बहुत जल्दी ये देते सर जी ये मल्टीप्लायर नहीं ये वाला लग रहा है। दूसरा तरीका क्या है? एक तरीके में आपस में, हाँ जी बोलिए, ए की जगह क्या ले और बी की जगह जेड और सी की जगह पर एक्स। देख लेते हैं बच्चों, देख लेते हैं अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन एक बात का भी तो ध्यान रखना पड़ता है, ऊपर भी तो इंटीग्रेट हो, ऊपर तो हो ही जाएगा इंटीग्रेट, क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ जेड वाई हो जाएगा, यहाँ एक्स जेड हो जाएगा। देख रहे हैं बच्चों नीचे, तो क्या बताया आपने? यहाँ बाई बताया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस इसके बीच में जेड बताया, बाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और इसके लिए आपने एक्स बताया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो बच्चों देखिए ध्यान से, ये बाई एक्स स्क्वायर आया, कहीं और आ रहा है बाई एक्स स्क्वायर जो कट जाए, सबसे लास्ट आ रहा है बच्चों, कट सकता है। फिर तो ये बाई स्क्वायर जेड देखना कोई ज्वाइन होने के लिए, ये कौन सा टाइम है भाई? देखो ये कितना आपका माइनस का एक्स जेड स्क्वायर और ये एक्स जेड स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई। भाई बहुत अच्छे रहे, एक मल्टीप्लायर मिल गया, ठीक। लेकिन अब इसको तो हम कर लेंगे, रिजर्व में डाल दिया हमने। अब देखना है क्या दूसरा भी हमें कांस्टेंट चाहिए, दूसरा भी कांस्टेंट हमें चाहिए। क्या दूसरा कांस्टेंट भी हमें इस तरीके से मिल जाए या किसी और तरीके से मिल जाए, ये चाहिए। अगर दूसरा कांस्टेंट भी या तो मल्टीप्लायर से मिल जाए या फिर जो आपसे पहले किया है उससे मिल जाए तो ये ठीक है, क्योंकि हमें दूसरा कांस्टेंट चाहिए। और दूसरा कांस्टेंट हमें ना कोई और मल्टीप्लायर लेकर मिल रहा, ना आपसे पहले जो मेथड किया उससे मिल रहा, तो ये मेथड मत अप्लाई करना, क्योंकि हमें चाहिए दो कांस्टेंट। और वैसे सोच लो अगर मिल जाए तो, बाई जेड एक्स उधर लिया है, जेड एक्स वाई, हाँ जेड और एक्स और वाई लेके हो जाए, जेड एक्स वाई लेगा। देखते हैं जेड एक्स वाई अगर लिया हमने यहाँ तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और प्लस बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखना जेड एक्स स्क्वायर प्लस का जेड एक्स स्क्वायर माइनस का कहाँ है, बीच वाले में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जेड एक्स स्क्वायर माइनस का बाई जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस का जेड एक्स स्क्वायर
प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो बच्चों एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर से जेड एक्स स्क्वायर, नहीं कट गया, हाँ एक माइनस एक प्लस, ये भी हो गया। एक तरीका और है बच्चों इसका, सबको समझ लो, फिर आपके दिमाग में जिससे पहले आ जाए उससे कर देना, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जब आप ये सब चीज निकालने में फेल हो जाते हैं, ये हमारा कोई पार्ट नहीं है, ये हम समझा रहे थे आपको, इसको सही करेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, जब आप तक का काम करने में असमर्थ रहते हैं तो इसको प्लस में कर लेते हैं एक बार, फिर इसको और इसको प्लस में कर लेते हैं पूरे को, ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे को नीचे के साथ, फिर इसको और इसको प्लस कर लेते हैं। अगर नीचे वाली कैलकुलेशन आसान होती जाए तो प्लस करके देखो कोई फायदा मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, देखो कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता तो फैक्टर बन सकता था हमारा, तो प्लस करके फायदा नहीं मिला, तो फिर माइनस करके हो सकता है फायदा। तो देखो दूसरे तरीके से dx माइनस dy बटे में, dy माइनस dz बटे में और dz माइनस dx बटे में। देखिए इसमें से इसको घटा के लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चों सवाल का हो जाता है इतनी देर में, पर मैं आपको आगे के लिए भी समझा रहा हूं हर केस को, क्या केस बन सकता है, माइनस का बाई जेड और ये आपका प्लस जेड एक्स हो जाएगा, उसको आप अपने आप ही कर लेंगे, मैं बस इसको बता दे रहा हूँ कर ली। तो dx माइनस dy बटे यहाँ x माइनस वाई और यहाँ x प्लस वाई, यहाँ से आपका क्या कॉमन, माइनस जेड, क्या बचेगा, एक मिनट, हमने माइनस जेड कॉमन लिया तो वाई प्लस का और x माइनस का। अब देखो ध्यान से, यहाँ से हम x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया ऊपर dx माइनस dy बटे x माइनस वाई और x प्लस वाई प्लस जेड। तो टर्म तो सब एक से है, जिस रूप का ये है उसी रूप का आगे वाला है, तो इसका मतलब ये है जब इसको भी हम सॉल्व आगे करेंगे तो हमारे पास इसी प्रकार का टर्म बच जाएगा, dy माइनस dz और बटे कितना y माइनस z और x प्लस वाई प्लस z, और ये भी इसी प्रकार से आ जाएगा dz माइनस dx बटे z माइनस x प्लस वाई प्लस z। बच्चों ये तीनों से कट जाएगा मल्टीप्लाई करके, और यहाँ से भी दोनों मिल जाएंगे आपके, एक बार पहला दूसरा ले लेना, एक बार तुम्हारी छूटा दूसरा तीसरा ले लेना है, तीसरा पहला ले लेना, सवाल हो जाएगा। कैसे, अगर आप x माइनस वाई मानते हो t, x माइनस वाई t मानते हो तो उसका अवकलन करोगे, अगर माना x माइनस वाई बराबर t, तो डिफरेंशिएट करोगे जब t के रेस्पेक्ट में तो dx बटे dt माइनस dy बटे dt और t का t के रेस्पेक्ट में एक, तो ये dx माइनस dy इक्वल टू dt। इंटीग्रल जो समाकल करते थे हम उस तरीके से, इधर x के तो x की तरफ, y के t के t की तरफ, तो डायरेक्ट तुमको बताया गया होगा ये x का dx लिख दो, ये y का dy लिख दो, ये t का dt लिख दो। तो अब देखिए, तो बच्चों आप इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, dx माइनस dy के स्थान पर dt और इसके स्थान पर t, dt बटे t हो जाएगा। ऐसे ये कुछ हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएंगे। तो देखिए आप बाध्य नहीं है कि आप सवाल को मल्टीप्लायर से करें या आप इस तरीके से करें, आपके दिमाग में जिससे पहले आ जाए उससे कर दें, ठीक है। मेरे दिमाग में मल्टीप्लायर नहीं आ रहे थे डायरेक्ट इसके, मेरे दिमाग में ये वाली चीज बन गई थी क्योंकि ये एक सी फॉर्म के बन रहे हैं सवाल, लेकिन अब हम इस सवाल को मल्टीप्लायर के मेथड से करेंगे, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लायर उनके दिमाग में आए, शायद फिर सा ये बोल रहे थे तो साहब, तो क्या लिखोगे, इस चीज को हटा दो अब जब हम इस मेथड से कर ही ना रहे तो। देखिए सही दोनों है, बस अंतर इतना ही होता, किसी से कोई मेथड, किसी मेथड से कोई सवाल बड़ा, किसी से कोई बड़ा। क्या लिखोगे यहाँ, ये सब मैं मिटाऊंगा, टेकन बाई सेट एक्स एज मल्टीप्लायर्स, किसके रूप में लिए,
मल्टीप्लायर्स के रूप में हमने ले लिया, और दोबारा में हम क्या ले लेंगे, ZXY ले लेंगे। तो ये हम मिटा रहे हैं, ये सब मिटा दिया हमने। और बच्चों पहली जो एक्सरसाइज में है जो 6.2 है उसमें ये वाले मेथड से और मल्टीप्लायर वाले मेथड से ज्यादा सवाल हैं, जिसमें आपको मल्टीप्लायर सेलेक्ट करना पड़ा, बस वो समझ लो, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, बाकी सवालों में नहीं। तो ये सब कुछ ज्योमेट्री तो लिखा जाता है, बाई सबसे पहला बाई dx प्लस z dy प्लस x और dz, और बटे डायरेक्ट जीरो लिख दूं, तो जीरो बता दिया ना तुम्हें कर गए। इसमें बाई से मल्टीप्लाई, इसमें z से और इसमें x से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना, जीरो आ रहा है, चेक कर रहा था पहले तभी आगे बढ़ेंगे। अब जब मल्टीप्लायर सेलेक्ट होता है और यहाँ बटे में जीरो आ जाती है, तो इस टर्म को इनमें से किसी के भी साथ ले लिया जाता है, एक भी साथ, ठीक, एक कर गया, इसके साथ इसके साथ इसके साथ किसी के भी साथ, लो रिजल्ट एक ही आएगा, कांस्टेंट की एक ही वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी। तो क्या लिखोगे, टेकन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, हाँ फोर्थ या लास्ट जो भी लिखो, डायरेक्ट लिख दूंगे, हम प्राप्त करेंगे बाई dx प्लस z dy प्लस x dz इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट लिख दिया बच्चों में। अब इसका इंटीग्रेट देखो, दिवाकर डायरेक्ट क्यों लिख दिया, ध्यान से सुनो, इसको और इसको लिया मैंने, बटे में जीरो, जीरो की जब इधर इस संख्या मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा जीरो ना रह जाएगा, ये बटे एक, इसकी एक में उड़ा करके इतना आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का इंटीग्रेट करने। जब बच्चों इंटीग्रेट करोगे इसका बाई एक्स, इसका जेड वाई और इसका एक्स जेड, और इक्वल टू कोई कांस्टेंट से निकल आया एक कांस्टेंट, एक और कांस्टेंट निकालना है, जिस मेथड से भी निकल जाए। तो देखिए मल्टीप्लायर से निकाल रहे हैं, मल्टीप्लायर क्या लिए थे दोबारा में, अगेन टेकन क्या क्या थे, zx एंड बाई, इतने लेने पर किसके रूप में, एड मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर का मतलब समझ रहे हो, गुणक, इनके गुणकों के रूप में। तो बी हैव हम रखते हैं, पहले जो भी तो तीनों, dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, dy बटे वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और dz बटे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई करो, जेड dx एक्स dy बाई dz, और बटे में जीरो, कुछ भी लिख दो इसके साथ में। हम लिख रहे हैं टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। तो बच्चों फर्स्ट और लास्ट टर्म लेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, ये आपका z dx प्लस x dy प्लस y dz इज इक्वल टू क्या, 0। तो देखिए इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करने पर zx सेम आ गए बच्चों, ये तो xy प्लस वाई जेड और इज इक्वल टू 0। और बच्चों हमें ये सेम नहीं करना, ये ध्यान रखना, दोनों कांस्टेंट की वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यू सेम आ गई तो काम खराब है तुम्हारा, सेम नहीं आएगी। अगर सेम आ रही है तो मेथड चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लायर नहीं लेना है आपको। आंसर में देखना क्या दे रखा है, केमा क्वेश्चन है 10 सुना, बच्चों सेम नहीं आनी है आपको,
इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लायर मेथड नहीं लगाओगे इस क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीप्लायर यही सेट हो रहे हैं इसी तरीके से। कोई और मल्टीप्लायर सेट करके देखना, नहीं सर यही आ रहे हैं ना, और कोई बैठ रहे नहीं है। तो बच्चों वही वाला मेथड लगाओगे फिर जो अभी दूसरा वाला था। बच्चों ये हटाएं सवाल को। आवाज नहीं बिल्कुल भी। देखिए बच्चों दूसरे तरीके से ही करना है। मल्टीप्लायर जब आप मेथड यूज करें, दोनों कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लायर से नहीं, किसी भी मेथड से दोनों कांस्टेंट वैल्यू सेम नहीं लानी है, सेम नहीं आनी चाहिए। अगर सेम आ गई तो वहां से कट करना पड़ेगा। देखिए तो बच्चों आप क्या लिखोगे, इंप्लाइज करेगा dx माइनस dy बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड एक्स, dy माइनस dz बटे कितना आपका ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, और ये dz बटे आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस, ये अभी अभी तो आपको सॉल्व करके दिखाया था, डायरेक्ट लिख दूं। हाँ बैठो तो दो बैठ पीछे जाएंगे, रीजन मान dx यहाँ बैठो अब तू पिछली सीट पर पहुंच, आप पीछे पहुंच। अब बोलो माइनस dx है? न्यूमरेटर में लास्ट टर्म अच्छा अच्छा dz माइनस dx ये लिखना। देखिए इसकी कैलकुलेशन तुम्हारे सामने अभी अभी की थी, dx माइनस dy बटे में क्या आ रहा था बच्चों, x माइनस वाई और x प्लस वाई प्लस z, ये dy माइनस dz। इसकी कैलकुलेशन में आपका आ रहा था y माइनस z, y प्लस z प्लस x। इसकी कैलकुलेशन में आ रहा था z माइनस x और z प्लस एक्स प्लस वाई। तो सार मेथड फेल हो गया बच्चों वो वाला, इसको लगाना ही पड़ेगा है? हाँ सेम नहीं आनी। देखिए ऐसा कैसे प्राप्त हुआ कि हमने x प्लस वाई जेड से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दी तीनों पक्षों में, तो ये प्राप्त हो गया। अब यहां से आप कोई से भी दो टर्म ले लीजिए, पहला दूसरा और एक दूसरा तीसरा हम लेकर कर रहे हैं। देखें टेकन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, क्या प्राप्त हो रहा हमारे पास, dx माइनस dy बटे x माइनस वाई और dy माइनस dz बटे y माइनस z। देखो बच्चों लेट x माइनस वाई को मैंने t मान लिया, तो dx माइनस dy इज इक्वल टू dt हो गया, और y माइनस z को मैंने u मान लिया, तो dy माइनस dz इज इक्वल टू du हो गया। इंप्लाइड करा इसके स्थान पर dt, ये बटे t, और ये आपका du बटे u। इंटीग्रेटेड log t इज इक्वल टू log u और प्लस log c1। तो बच्चों डायरेक्ट लिख दूं मैं एक लाइन, log u माइनस में आएगा t बटे u log, और log से log कट जाएगा, क्या हो जाएगा c1। और t की वैल्यू क्या है देखो, x माइनस वाई, और ये u है, भावना u की वैल्यू क्या है, y माइनस z इज इक्वल टू c1। एक कांस्टेंट निकला, कांस्टेंट इसी से रिलेटेड निकल आया। देखो x माइनस वाई यहाँ है और dy माइनस dz है, तो यहाँ y माइनस z। तीसरा डायरेक्ट लिख देंगे हम। देखिए इसको मान लो आप फर्स्ट, टेकन सेकंड एंड थर्ड। जरूरी नहीं हम सेकंड और थर्ड लें, फर्स्ट और थर्ड ले सकते हैं। क्या प्राप्त होगा हमारे पास में, dy माइनस नहीं dy माइनस dz बटे y माइनस
जेड और डी जेड माइनस डी एक्स बटे जेड माइनस एक्स। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं इंटीग्रेटेड कितना y माइनस जेड बटे जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लैंग्वेज अपने आप लिखना क्या हो जाएगा f x माइनस वाई बटे y माइनस जेड और कॉमा y माइनस जेड बटे जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0। जरूरी नहीं यही आंसर हो, सेकंड कांस्टेंट पहले और तीसरे से निकाल रखा हो ऐसा भी उतार दो। चलिए बच्चों हो गया सबका। अरे सगुन दोबारा समझने के लिए कह रहे हैं, सगुन समझे दोबारा पढ़िए। सगुन ये आपकी लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने कर ली। हमारा काम दो कांस्टेंट निकालना है किसी भी मेथड से। हम जैसे स्टार्टिंग के सवाल निकाले थे ऐसे इंटीग्रल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अगर फर्स्ट और सेकंड ले रहे हैं तो डिपेंडेंट एक्स और वाई है, नीचे एक्स्ट्रा में जेड भी मिल रहा है। अगर जेड किसी तरीके से एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, एक्स और वाई के रूप में आ जाए तो आप इसको स्टार्टिंग के तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही ये सेकंड और थर्ड लेकर समस्या आ रही है और इसी प्रकार से फर्स्ट और थर्ड लेकर समस्या आ रही है। तो दूसरा तरीका लैग्रांज वो मल्टीप्लायर का है। अगर मल्टीप्लायर हमने लिए, मल्टीप्लायर लेकर कर रहे थे, दोनों कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ गई थी इसलिए वो वैलिड नहीं है, दोनों कांस्टेंट की वैल्यू सेम नहीं चाहिए तो हमें मल्टीप्लायर भी सिलेक्ट नहीं करना। फिर हमारे पास एक रास्ता लास्ट यही बचता है कि इनको आपस में जोड़कर या आपस में घटाकर हम यूज करते हैं। इसको इसमें मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, अर्थात अंश को अंश में, हर को हर में जोड़ते हैं या घटाते हैं। जोड़ा था अगर हमने dx प्लस dy नीचे भी तो फैक्टर नहीं बैठ रहे थे, सेम कुछ नहीं बैठ रहा था जो कैलकुलेशन आसान हो, तो फिर हमने घटाया था, घटाकर देखा dx माइनस dy बटे इतने माइनस इतने, dy माइनस dz बटे इतने माइनस इतने और फिर dz माइनस dx बटे इतने माइनस इतने। और भैया सब इसको मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा तुम्हारे सामने क्योंकि मैं करके बता चुका हूँ एक बार। फैक्टर करना है, फैक्टर आप बहुत छोटी सी क्लास से, बहुत है बस इतना ही। चलिए ठीक, धन्यवाद भाई। भाई आप एक बात ध्यान रखें, सभी विद्यार्थी ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन जो भी हैं और जो आपके साथ के नहीं, कि आपकी जो पढ़ाई होगी वो पूरे अगर 2 घंटा नहीं तो कम से कम 1 घंटा 50 मिनट तो जरूर होगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 घंटे का नाम होकर 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो 1.5 घंटे से भी काम नहीं चलने वाला है। दूसरे सर जी हैं, क्या नाम उनका, आर के सर, वो 2 घंटे ही पढ़ा रहे हैं पूरे। 1 घंटे में इस किताब को और 1 घंटे में थर्ड किताब को पढ़ा रहे हैं। तो मैं पूरे आपको कम से कम 1 घंटे 50 मिनट की जरूर पढ़ाई करवाऊंगा, चाहे आप हंसकर पढ़ें या रोकर पढ़ें, कैसे ही पढ़ें। आपको जो ज्वाइन होना होगा वो 11:10 तक होना होगा, उसके बाद हमारी कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई ज्वाइन नहीं हो पाता है तो क्योंकि हम पढ़ाने लग जाएंगे, फिर हमें ध्यान रहे या ना रहे। अगर पता पड़ गई कि ज्वाइन होने के लिए कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ज्वाइन कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए 11:10 तक सबको ज्वाइन होना है। चलिए जी आगे का प्रश्न। वैसे ये जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज का जो 9वां सवाल है, मैं अभी पीछे देख रहा था, तो आप एग्जाम्पल नंबर 16 है, पेज नंबर 153 पे स्वयं कर लेना, कैलकुलेशन दे रखी है उसमें। पेज नंबर 153 पर एग्जाम्पल 16 है, 10वां हमने करा दिया। 11वां सवाल एग्जाम्पल 15 है, 152 पेज पर, लिख लो इन्हें। जो 11वां सवाल है वो एग्जाम्पल 15 है, 152 पेज पर। 9वां वाला एग्जाम्पल 16 है, 53 पेज पर, 153 पे। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो बच्चों एग्जाम्पल 14 है, 152 पेज पे, डी 152 पेज पर। ठीक है जी, थोड़े तीनों सवाल सही थे, तो 9वां तो आप अपने आप कर लेना। थोड़ा 11वां सवाल अलवेला सा है, इसलिए इसको समझ लीजिए।
11वां प्रश्न क्या है, z माइनस पी एक्स, आवाज में, z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई और इजिकल टू a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, बच्चों ध्यान से सुनिए, इक्वेशन देखें अपनी, पी एक्स और क्यू एक्स के साथ पी और क्यू वाई टर्म होना चाहिए, जेड नहीं होना चाहिए। जेड को इस तरफ भेज दोगे या इसे इधर और पी और क्यू को एक तरफ भेज दो, तो हम क्या देख रहे हैं, जेड माइनस ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या, जेड। फॉर्म बन गई, ये p का कोएफिशिएंट x हो गया, q का कोएफिशिएंट y हो गया और ये r हो गया। क्या लिखेंगे आप, लैग्रांजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन। बच्चों टाइम 15 मिनट है और 15 मिनट में ये सवाल पूरा होगा नहीं, इसलिए जो टिपिकल चीज होगी उसको मैं यहाँ समझाऊंगा, जो आसान चीज है वो आप अपने एग्जाम्पल से मुझे बता देंगे क्या चीज किसका मान आ रहा है। पेज नंबर निकाल लो, मैंने लिख दिया है 152 पेज और एग्जाम्पल नंबर 15। लैग्रांजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या है बच्चों, देखिए dx बटे x dy बटे y और dz बटे z माइनस ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। तो ये पहले दोनों टर्म लेकर एक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत इजीली निकल रही है। तो राहत हमें क्या करना है भाई, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म dx बटे x इज इक्वल टू dy बटे y। आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप स्वयं करें इसको और बताना मुझे दुर्गेश जरा इसमें क्या मान आ रहा है c1 का, x अपॉन y। तो इम्प्लाई करेगा c1 इज इक्वल टू x अपॉन y। ये बच्चों आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ी है मैंने, c1 इक्वल टू x बटे y। अब मैं करवा चुका हूं 2 सवालों में इस चीज को, पीछे ऐसे अभ्यास। अब आपको लेना है ये वाला टर्म, इस वाले टर्म में आप जरा 2 मिनट आप उतारना बंद करके मेरी बातों को ध्यान से सुनो। केवल क्या इन दोनों के अतिरिक्त कोई 2 टर्म ऐसे ले सकते हैं आप जिससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए और कांस्टेंट निकल आए? नहीं ले सकते, क्योंकि इसको इसके साथ ले सकते हैं। तो देखो अंडर रूट में x भी है, y भी है, z भी है, और जब हम ले रहे हैं z और x तो हमारे पास z और x होने चाहिए, y नहीं होना चाहिए। y किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा, और हो भी जाएगा चलो y इस तरीके से यहाँ से ले लेंगे, तो फिर ये वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा। अंडर रूट लगा हुआ है, z के साथ z ही होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए, और ये x किसी भी तरीके से खत्म नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट नहीं ले सकते, कांस्टेंट नहीं ले सकते अंदर। हाँ। बिल्कुल ले सके, जैसे मल्टीप्लायर वाले में x dz था तो x z कर दिया उसे। हाँ। तो इसमें ने x स्क्वायर y स्क्वायर को कांस्टेंट मान लिया। ऐसे ना मानेंगे कांस्टेंट, अगर पूरा मान कहीं आ गया है तो मान लेंगे। जैसे मान चलो कहीं सॉल्व करके इसको सॉल्व करके तुम्हारा आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और c1, तो लिख लोगे क्योंकि इसका मान है। लेकिन अब कांस्टेंट बस x बटे y है, तो यहां से जब मैं पहला और तीसरा टर्म लूंगा तो डिपेंडेंट x हो जाए, y खत्म हो जाना चाहिए, y खत्म हो जाएगा। ठीक, y खत्म तो हो गया, x में आ जाएगा। लेकिन इस x को सेपरेट कैसे करोगे dz की तरफ से, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है। इंटीग्रेशन जब ही होगा जब z की तरफ, z के पास x की तरफ, x के बाद, और यहां से ये x किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं हो सकता है अंडर रूट में। समझ में आ गया? तो बच्चों कहने का मतलब आप इस तरीके से आप कोई कांस्टेंट नहीं निकाल सकते। दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको मल्टीप्लायर का, और तीसरा वही तरीका बताया था। बच्चों आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। मल्टीप्लायर अगर हम एक्स वाई जेड ही ले लें, एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को कुछ मान लिया जाए, तो ऊपर वाला पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2x dx, वाई स्क्वायर 2y dy,
और जेड स्क्वायर का 2z dz, 2 कॉमन ले लोगे, ऊपर वाला जो भी तो कट जाएगा, जो बनेगा। समझ में आया? तो देखिए एक दूसरा तरीका ये था मल्टीप्लायर सिलेक्ट करने का, और इसलिए ये सवाल मैंने करवाया है। देखिए आप क्या लिखोगे, टेकन x y z एज मल्टीप्लायर्स के रूप में ये लेनी पड़े। बच्चों जरा देखें, पहले तो ये तीनों टर्म जो भी तो आएंगे कोई चेंज नहीं, इसमें तुम्हारी दो चीजें क्लियर होंगी इस सवाल में, x dx प्लस y dy प्लस z dz बटे z माइनस, नहीं ये भी x लिखना ना हमें, इसमें x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, इसमें करें y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस a z अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z, इस टोटल में z से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब लेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू u, क्या प्राप्त कर रहे हैं हम भाई प्रवीण और शिव कुमार दोनों आए हैं। टू कॉमन ले लेते हैं हम यहां से, x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल टू du बटे 2। अब देखो इसका मान है u रख दो यहाँ और यहाँ, और ऊपर के स्थान पर मान du बटे 2 रख दो। क्या लिखोगे, इंप्लाइज करेगा dx बटे x dy बटे y और dz बटे z माइनस a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके स्थान पर बच्चों du बटे 2 तो नीचे आ जाएगा, मैंने नीचे लिख दिया, इसका मान u माइनस ए जेड और अंडर रूट, जरा देखना ध्यान से, u लेकिन ये अंडर रूट काम कर रहा है थोड़ी सी कैलकुलेशन का। अगर मैं यहाँ u स्क्वायर रखूं, इसको क्या रखूं, u स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 2u du, ठीक। तो अब ये क्या है आपका, यहाँ 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, 2u du, 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो इसका मान u du हो जाएगा। तो अब इसका मान मैं लिख रहा हूं क्या, u du, देखो बोला u लिख दिया x और यहाँ फिर x लिख दिया, और अब देखिए यहाँ इसके स्थान पर क्या लिख जाएगा, u स्क्वायर माइनस ए जेड, u स्क्वायर का वर्गमूल केवल u हो जाएगा, u तो अब भी खत्म हो गया, कैलकुलेशन आसान बन है। अब इधर भी लिख दो, इधर भी क्या लिख जाएगा, u। देखिए क्या प्राप्त होगा आपको, dx बटे x dy बटे y dz बटे z माइनस au, और इधर देखिए u कॉमन लेकर ऊपर वाला u काट दिया du, और बटे ये 2 खत्म हो जाएगा अब यहाँ से, u कॉमन ले लो, हाँ u ले रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं ना इसलिए नहीं लिखा, u कॉमन लेकर ऊपर वाला कट जाएगा, u माइनस a z। अब देखोगे आप जरा किसकी सहायता से, क्या, पहले आप इतना उतार लीजिए, और भाई सभी विद्यार्थी जरा विचार करना कि हम उतारे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि उतारने के टाइम पर पढ़ाई और आगे ही बढ़ जाएगी। उतारने की अगर जरूरत पड़े तो सब पर मोबाइल हैं आपके, और क्या कहते हैं उसमें यूट्यूब पर जाना, देखना और वहां से रोक के उतार लेना। और अगर ऐसे भी ना करना चाहो तो मैं एक विद्यार्थी पे फोटो खिंचवा लिया करूंगा डेली की डेली का उनका, और वो ग्रुप में डाल दिया करूंगा। आपका फायदा है, मेरा फायदा नहीं है, समझना।
बाकी जैसे आप चाहें, मैं तो ऐसे तैयार हूं। ये आवाज कैसी आ रही है? देखिए, उम्मीद है कि आप सब उतार चुके हैं इतना। मैं लगभग यहां से ये मिटा रहा हूं। देखिए, अब आप इन दोनों में से क्या एक साथ ले सकते हैं? इन दोनों में से क्या कर सकते हैं? अगर इसको प्लस में करके लिखें dz प्लस du, तो क्या होगा? नीचे भी ऐड किया जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? z माइनस au प्लस u माइनस az। तो z वाले को एक साथ लिख दोगे, 1 माइनस a बचेगा, प्लस u वाले को एक साथ 1 माइनस a। बच्चों काम यहाँ पे मिल गई, 1 माइनस a और z प्लस करके, और जब हमें प्लस करके ही मिल गई तो माइनस करके तो प्रैक्टिकल करें हम, टाइम नहीं है हमारे पास। देखिए, अगर प्लस करके ना मिलती तो माइनस करके लेते फिर। तो बच्चों हमें इसका तो यूज करना नहीं है, क्योंकि एक मान, हाँ बोलो भाई प्रसाद। माइनस भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नीचे जीरो भी कॉमन था। भाई मैंने दो तरीके बताए मल्टीप्लाई के, तुम्हें कहाँ थे उस समय? एक तो मल्टीप्लायर आज ही बताया है और अभी बताया था थोड़ी देर पहले जब मल्टीप्लायर मेथड समझा रहा था। मल्टीप्लायर दो तरीके से लेते हैं, एक तो बटे में जीरो मिल जाए, या फिर अगर ऊपर कुछ टर्म ऐसा है कि आपको एक्स वाई जेड या कुछ भी मल्टीप्लायर लेकर वो कट जाए, ऊपर हो नीचे हो कहीं पे भी हो, तब भी मल्टीप्लायर लेते हैं। आ गई समझ में? मल्टीप्लायर के दो तरीके होते हैं भाई के साथ। तो देखो ये दोनों तो हमें, हाँ कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया होगा। देखो ये दोनों हमें लेने नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका यूज हम करके पहले निकाल चुके हैं, और इन दोनों को लेंगे तो फिर से वही कांस्टेंट मान आ जाएगा जो पिछले सवाल में समस्या आई थी। तो इनमें से किसी को आप इनके साथ ले नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर ऑलरेडी पहले जेड और यू दो हैं। तो आप फिर क्या करने वाले हैं बच्चों? इसमें से एक काम करें हम, एक बार हमने प्लस करके लिख दिया, प्लस करके ये आ जाएगा, जेड प्लस यू हो जाएगा, फिर उधर का इंटीग्रेट हो जाएगा, इस साइड का इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। एक बार माइनस करके देखना, दोनों प्लस माइनस करके यूज हो रहा हो मत, क्योंकि देखो ये कैसा आएगा आपका, टेकिंग सेकेंड है, ये होता जाएगा जेड प्लस यू को टी मान लेंगे। अच्छा ये से, चलो हाँ देख लेते हैं, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड टर्म। मैं वो चीज नहीं सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। फिलहाल हमने ये टर्म लिया, डी जेड बटे कितना, जेड माइनस ए यू, और डी यू बटे कितना, यू माइनस ए जेड। इसको क्या लिखा मैंने, ऐड करके है। अच्छा थर्ड और फोर्थ है, तो थर्ड और फोर्थ लिखो। क्या कर रहे हो भाई? थर्ड एंड फोर्थ, तो डी जेड प्लस डी यू, और नीचे वाला सॉल्व करके क्या आया हमारा, 1 माइनस ए और जेड प्लस यू, और ये क्या हो गया। अब जरा देखना आप, क्या यहाँ से कुछ कामयाबी मिल सकती है? नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका तो हो जाएगा जेड प्लस यू को मानकर, इसमें जेड डिपेंडेंट है, यू भी बच रहा है ना, इसलिए दोनों तरफ करना पड़ेगा, एक बार प्लस और एक तरफ माइनस करके। तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, प्लस, इधर आप माइनस करके डी जेड माइनस डी यू बटे, देखिए क्या है एग्जाम्पल में देखना किस तरीके से कर रखा है। तो डी वाई ओवर पाई ले लिया एक। अच्छा एक डी वाई ओवर पाई ले लिया है, एक
हाँ हो सकता है फिर तो बच्चों, क्योंकि ये तो खत्म हो ही जाएगा जेड प्लस यू का, और ये नया डिपेंडेंट टी बन जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो इतना बड़ा एक्स ओवर एक्स ले लो, हाँ। कोई सा भी ले लो। मतलब एक तो इसको ले लो और एक इन दोनों में से कोई सा ले लो। तो बच्चों सबसे पहले अभी आप एक काम करो, पहले इसी इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ये आगे बढ़ाएंगे तो डी एक्स बटे एक्स, डी वाई बटे वाई, और ये आपका कितना डी जेड बटे कितना हो गया जेड माइनस ए यू, और डी यू बटे यू माइनस ए जेड, और इजिकल टू इन दोनों को कंबाइन करके क्या रिजल्ट आया हमारा देखना, ये डी जेड प्लस डी यू और बटे 1 माइनस ए और जेड प्लस यू। तो बच्चों ये दोनों एक साथ नहीं लिए जा सकते हैं, ये दोनों नहीं लिए जा सकते हैं, सॉल्व नहीं हो सकते। इस वाले के साथ या तो आप एक्स का लिख लें या आप आई का लिख लें, कोई सा एक लिख लें उसके साथ में। तो क्या लिखोगे अब आप, टेकिंग सेकंड एंड, यही बन गया ना, लास्ट लिख दो, सेकंड एंड लास्ट टर्म्स, इसको हटा दो और यहाँ क्या लिखोगे डी वाई बटे कितना वाई। अब बच्चों डी वाई बटे वाई एक तरफ लिख दोगे इंटीग्रेटिंग करने पर, इंटीग्रेट करने पर। अब मैं जरा डायरेक्ट लिखूंगा एक बार, तो टाइम भी कम है और आप जानते भी हैं। देखिए डी वाई बटे कितना वाई, इधर देखिए इसको अगर मैं टी मानू, क्या मानू टी मानू, तो ये मान किसका हो जाएगा डी टी का हो जाएगा ऊपर वाला, और ये 1 माइनस है और ये क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो अब डी वाई बटे वाई इसको इधर भेज दो, चलो 1 माइनस ए डी वाई बटे वाई और ये डी टी बटे टी। तो बच्चों 1 माइनस ए इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग टी, और कांस्टेंट मेरे भाई लॉग C2, उसमें C2 माना है। चलो अभी ना रफ कर रहा मैं, तो यहाँ 1 माइनस ए को आप लॉग की घात के रूप में भेज सकते हो, बाई घात 1 माइनस ए, और ये लिख सकते हो लॉग टी C2, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। भाई उधर मुझे रफ करना ही पड़ेगा, तुम बता देना जिस चीज की जरूरत पड़ेगी। हाँ लॉग से लॉग कैंसिल, बाई की पावर 1 माइनस ए और आपका ये t इंटू C2। तो C2 की वैल्यू चाहिए, बाई की पावर 1 माइनस ए, t का मान बता दो क्या था जेड प्लस यू, और यू का भी रख दो, और यू का भी रख दो, क्या था यू का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये किसका मान है C2 का, इसको मान लो, 2 3 जो भी बन रही हो वो मान लो 2। क्या लिखोगे कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आप अपने आप लिख दोगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लॉग एक्स, मेरे पास 2 बजे तक हेलमेट आ जाना चाहिए, लेट मत करियो बिल्कुल, गौरव भेज दियो। सर एक और सीन ले, फर्स्ट और सेकंड कंबाइन करते, फर्स्ट और सेकंड लेकर के, कैसा फर्स्ट और सेकंड लेकर के, तो C1 लेकर लिया, C1 पहले ही निकाल लिया, C1 का मान निकाल चुके हैं हम पहले ही, वो तो मना कर दिया आपने। एक कब किया था, एक तो चाहिए ही होगा, 2 चाहिए हमें, एक निकाल तो चुके अलग हैं। अलग मेथड अप्लाई कर सकते हाँ एक वो तो निकल गया अलग सेपरेट बिल्कुल, हाँ है ना, एक उससे निकाल लो, एक मल्टीप्लायर से निकाल दो। मल्टीप्लायर वाला फिर वो जोड़ने वाला। हाँ यहाँ पे भी 2 यूज हो गए इसमें, मल्टीप्लायर और ऐड करने वाला। टोटल 4 या 5 तरीके हैं कुल मिलाकर इसके। सर हमें सी निकालना कितने अलग अलग कांस्टेंट निकालना, कैसे निकालना, 2 कांस्टेंट और डिफरेंट निकालने हैं। अब देखो ध्यान से आप बच्चों, मैंने अभी कहना करवा दिया 11, 9 में अपने आप कर लेना, एग्जाम्पल 16 में है, और आप 12वां सवाल इंपोर्टेंट है, इसे भी कर लेना, एग्जाम्पल 14 है, 13, 14, 15, ये 3 सवाल और करने हैं इसके। अगर नहीं होते हैं तो मुझसे पूछना है, उसके बाद इस एक्सरसाइज सवाल नहीं करने, और निशान लगाइए क्या क्या करना है आपको। एग्जाम्पलों में 20वां क्वेश्चन करना है, 20वां एग्जाम्पल, हाँ जी
16, 15 करने हैं बच्चों। इससे पहले तो सब करने हैं। 5 के बाद बता दूं तुम्हें मैं कहाँ तक करने हैं। 5 के बाद 16 तक सभी करने हैं। अपनी प्रैक्टिस होगी आपकी जितनी ज्यादा हो जाएगी। 17 को, 18 को, 19 को मत करना, एक 20 में कर लेना। अगर आप इन सवालों को कर लेते हैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, तो 6.2 के सब एग्जाम्पल और सब सवाल जो के बनवाए हुए वो हो जाएंगे ऑलरेडी। और फिर भी उसके बाद अगर आपको ये लगे कि ये वाला सवाल ना हमने एग्जाम्पल में किया है 8 के लिए और ना एक्सरसाइज में किया है और हम पर हो नहीं रहा, तो मुझसे पूछें। यहाँ लापरवाही नहीं करेंगे, 5 नंबर जरूर मिलेंगे। तो कल पहले आपसे प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। अगर आप प्रॉब्लम नहीं पूछोगे, ज्यादा होशियार हो गए, तो एक सवाल पहले मैं करवा कर चेक करूंगा कि कितने बच्चे पढ़े ढंग से नहीं। एक बात और